नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम कक्षा 10 की पुस्तिका कृतिका भाग 2 का पाठ शिव पूजन साय जिसके लेखक है, पाठ का नाम है माता का आंचल, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि माता का आंचल जो पाठ है उसके लेखक कौन है और उनका जीवन परिचय क्या है। तो इस पाठ के लेखक शिवपूजन साय है। तो सबसे पहले शिवपूजन साय के जीवन परिचय के बारे में जानकारी करते हैं। देखिए, शिवपूजन साय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास जिला भोजपुर बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलविश की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन साय अपने समय के लेखों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। देखिए, शिवपूजन साय, उनका जन्म 1893 ईस्वी में बिहार के भोजपुर जिले के उनवास गांव में हुआ था। बचपन का नाम भोलानाथ। 10वीं की परीक्षा के बाद में बनारस की अदालत में नकलविश की नौकरी की थी और बाद में वो कुछ समय के लिए हिंदी के अध्यापक बनते हैं और असहयोग आंदोलन के प्रभाव की वजह से वो अध्यापक के पद से त्यागपत्र दे देते हैं। और शिवपूजन साय अपने समय के लेखों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं। अब देखो, इनकी जो पत्रिकाएं हैं उनको याद करने के लिए जो ट्रैक है वो देखिए। जागरण हिमालय पर हुआ, वहाँ पर माधुरी और बालक जागरण सुनने के लिए गए थे। जागरण गाँव हुआ था हिमालय पर, उसको सुनने के लिए माधुरी और बालक गए थे। तो ये थे उनके प्रतिष्ठित पत्र जिनका इन्होंने संपादन किया। और इसी के साथ एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला है, उसके संपादक मंडल में भी ये जुड़े रहे। और सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वह मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई। शिवपूजन साय, तो उन्होंने शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रश्न सहज ही मिल जाते हैं। कहने का मतलब है, उन्होंने देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष, दर्जन भर गद्य की कृतियाँ लिखी थी। और शिवपूजन रचनावली है वो 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। उनमें उनकी संपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन हुआ था और उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति की झांकी मिलती है। मेरे प्यारे मित्रों, माता का आंचल जो पाठ है वो शिवपूजन साय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, ये स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में ये संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़ गंवार, निरक्षर हलवाई मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथाशिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल है। शहर की चक्काचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया। तो देखिए, माता का आंचल
एक उपन्यास है जिसका नाम है देहाती दुनिया, उसमें से लिया गया अंश है। और 1926 में देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास प्रकाशित हुआ था और इसको स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। और ग्रामीण जीवन का चित्रण और ग्रामीण जनता की भाषा में इसका मतलब संकलन किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह बताया, यह संकेत किया कि ठेठ से ठेठ देहाती, अनपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाई मजदूर भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। और ये उपन्यास जो है वो आत्मकथात्मक शैली में रचा गया है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टिबिंदु है और माता का आंचल पाठ का जो मुख्य पात्र है वो शिशु चरित्र भोलानाथ है। संकलित अंश में एक ग्रामीण अंचल, गांव के अंचलों, उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्रण मिलता है। और बालकों के खेल है, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का प्यार दुलार, वहाँ की लोकगीत, अनेक प्रसंगों को इसमें शामिल किया गया है। शहर की चक्काचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है कि शहर की चक्काचौंध, भीड़ भाड़ से दूर रहकर गांव की सहजता को रचनाकार ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। माता का आंचल पाठ शिवपूजन साय। जहाँ लड़कों का संग ता बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग ता खर्चे का तंग। इसका मतलब है जहाँ लड़कों का साथ होगा वहाँ मृदंग बजते हैं और जहाँ बुड्ढों का संग होगा वहाँ लोग खर्चे से तंग हो जाएंगे। हमारे पिता तड़के उठ कर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ जुझलाकर और कुछ डांटकर वे हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। विभूत रमाने से हम खासे भम बोला बन जाते थे। तो लेखक देखो क्या कहता है, इसमें ध्यान से सुनना है। कहते हैं कि जहाँ बच्चों का साथ होता है वहाँ मृदंग की आवाज़ की अनुभूति होती है, वहीं जहाँ बूढ़ों का साथ होता है वहाँ लोग खर्चे से तंग होते हैं। कहने का मतलब है, शिवपूजन साहब बता रहे हैं कि हमारे पिताजी सुबह जल्दी उठते हैं, दैनिक दिनचर्या से निमर ना आकर क्या करते हैं, वो पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। और बचपन से ही मैं उनके साथ उनके अंग लग गया हूँ। माँ के पास तो केवल दूध पीने तक जाता हूँ, उसके बाद पिता के साथ ही बाहर चला जाता हूँ और पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोता हूँ। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते हैं और साथ ही नहला धुला कर और कहते हैं कि जब सुबह पिताजी उठते हैं तो मैं भी उनके साथ उठता हूँ और वो नहला धुला कर मुझे पूजा पर बिठा लेते हैं। और फिर बाद में नहला धुलने के बाद में बभूत का तिलक लगा देने के लिए मैं उनको ठीक करने लगता हूँ। कि मतलब बभूति लगवाने के लिए मैं उनको परेशान करता हूँ। वो कुछ हंसते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी डांटते हैं। फिर हमारे चौड़े ललाट पर, लीलार का मतलब ललाट पर, त्रिपुंड 3 रेखाओं का तिलक लगा देते हैं और वो बभूत मेरे सिर पर बहुत अच्छी खुलती है। सिर में लंबी लंबी जटाएं हैं और फिर बभूत लगाने से हम खासे और मैं भम बोला शिव की तरह लगने लग जाता हूँ। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते हैं, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ है। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते हैं और माता को मैया। देखो पिताजी बड़े लाड़ प्यार से भोलानाथ को, शिवपूजन साय को भोलानाथ कहते थे और असली नाम उसका तारकेश्वर नाथ था। और भोलानाथ भी अपने पिताजी को बाबूजी कहता था और माँ को मैया कहता था। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम भी उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुँह न्यारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचा रख देते थे। वे भी मुस्कुरा पड़ते थे। कहने का मतलब बाबूजी जब रामायण का पाठ करते तो मैं भी उनके पास में बैठ जाता और आईने में अपना मुँह देखता रहता। और पिताजी जब मेरी ओर देखते तो मैं शर्मा कर हंसकर आईने को नीचे रख देता और वे भी मुस्कुरा पड़ते थे।
पूजा पाठ कर चूकने के बाद वे राम नाम लिखने लगते। पूजा पाठ कर चूकने के बाद वे राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। कहने का मतलब है, मेरे पिताजी कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेते और उन प्रत्येक पर 500 बार राम का नाम लिखते और फिर उस कागज के जो टुकड़े होते थे उनमें आटे की गोलियां लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। और देखो, उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ की डालों पर हमें बिठाकर झुलाते थे। कहने का मतलब है कि जब हमारे पिताजी गंगा नदी के अंदर आटे की बनी गोलियों को मछलियों को खिलाने के लिए जाते, तो मैं भी उनके साथ जाता और उनके कंधे पर विराजमान होता। गंगा घाट पर जाते और वहाँ पर आटे की गोलियाँ गंगा में फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तो मैं भी कंधे पर बैठा बैठा हंसता रहता था। जब मछलियों को चारा देकर घर की ओर वापस लौटते, तो बीच के रास्ते में एक पेड़ आता था और उस पेड़ों की डालों पर बिठाकर मेरे को झुलाने लग जाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, हम उनको पछाड़ देते थे। ये उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। कहने का मतलब है कि बाबूजी भी कभी मेरे से कुश्ती लड़ा करते थे। वह मेरे सामने कमज़ोर हो जाते थे। मेरी बलयान शक्ति को बढ़ावा देने के लिए मैं उनको पछाड़ देता और फिर वो उतान कमज़ोर पड़ जाते। मैं उनकी छाती पर चढ़ बैठता और फिर बाद में होता क्या, उनकी लंबी लंबी मूँछों को उखाड़ने लगता और हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन हाथों को चूमने लग जाते। फिर मेरे को खट्टा और मीठा चुम्मा देने के लिए कहते। हम बारी बारी और कहते हैं कि मैं बारी बारी उनको अपने बाएं गाल का और दाहिने गाल का चुम्मा देता, उनके मुँह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने की बात कहते, तब वो अपनी दाढ़ी और मूछ मेरे कोमल गालों पर क्या कर देते थे, गड़ा देते थे और मैं झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाता। इस पर बाबूजी बनावटी रोना रोने लगते। हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इसे वे थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह और कोर खिलाना चाहिए। कहने का मतलब है कि हंसते हंसते मैं घर आ जाता और पिताजी के साथ रसोई में बैठकर खाना खाता। मेरे पिताजी अपने हाथों से मेरे को खाना खिलाते। फूल के कटोरे में गोरस, दूध,
भात चावल मिलाकर खिलाते, और जब मैं खाकर अफर जाता तो थोड़ा मैया खिलाने के लिए मेरी से जिद करती। पिताजी मेरे को खिलाते तो मैं खा खा कर अफर हो जाता। फिर उसके बाद में मेरी माता भी मेरे को थोड़ा और खिलाने के लिए जिद करती। बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दानों के कोर बच्चे के मुंह में देते हो, इसे ये बच्चा थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि मेरा पेट भर चुका है, मैं बहुत खा चुका हूँ। आप खिलाने का तरीका नहीं जानते। बच्चे को बरमुए कोर खिलाना चाहिए, बड़े बड़े कोर ग्रास खिलाने चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर के। जब बड़े बड़े ग्रास खाएगा, कोर खाएगा, तो दुनिया में ऊंचा स्थान पाएगा। ठोर का मतलब स्थान। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और मैं तारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। और फिर अपने पति को मैया बाबूजी को कहती है कि मर्दों को क्या पता कि बच्चों को खाना कैसे खिलाया जाता है, माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भर जाता है। ये कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि की बनावटी नाम से कोर बनाकर ये कहती हुई खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। कहने का मतलब है कि जब मैं खाता नहीं था तो मेरी माँ मेरे से जिद करती और वो थाली में दही और भात चावलों को सान कर मिलाकर अलग अलग रख लेती। एक ग्रास का नाम तोता, दूसरे का मैना, तीसरे का कबूतर, चौथे का हंस, पांचवे का मोर। इस प्रकार से वो अलग अलग कोर या ग्रास बना लेती और फिर खाने का कहती कि जल्दी से खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगी। मतलब प्रत्येक ग्रास को पक्षी बना देती थी, नहीं तो उड़ जाएंगी। और फिर लेखक कहता है कि मैं उन्हें इतनी जल्दी से खा लेता कि उन पक्षियों को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। आगे देखो, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा तुम राजा हो, जाओ खेलो। कि तुम तो राजा हो, अब जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़क बाहर गली में निकल जाते थे। कहने का मतलब है मैं फिर उठकर उछलने लगता, कूदने लगता। एक रस्सी से बंधा हुआ लकड़ी का घोड़ा था, उसको लेकर नंग धड़ंग बाहर की गली में निकल जाता। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कहने का मतलब ये है जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते, बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बौंध कर हमें उपट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। कहने का मतलब है कि जब मैं छोटा था, मैया मेरे को पकड़ने के लिए पकड़ लेती और मैं बहुत झटपटाता था छुड़ाने के लिए, लेकिन एक चुल्लू पर कड़वा तेल वो मेरे सिर पर डाल देती थी, मल देती थी। मैं रोने लगता, बाबूजी माँ पर बिगड़ पड़ते, कहते कि बच्ची को क्यों रुला रही है, पर वह हमारे सिर में तेल को मलकर ही छोड़ती थी। फिर नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथने लग जाती और फिर चोटी में फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। उसके बाद में मैं खासा हकीकत वास्तव में कन्हैया जैसा लगता था और बाबूजी की गोद में जाकर सिसकते सिसकते बाहर आ जाता। बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। अब देखो, बाहर आते ही हमारी बाट जोड़ने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। जैसे ही लेखक अपने पिताजी के साथ बाहर आता तो बाहर प्रतीक्षा कर रहे उसके साथी बालक बालकों का एक झुंड होता था। उस झुंड में जाकर लेखक मिल जाता है और वो पहले जो सिसक रहा था, रो रहा था, उस बात को भूलकर बाबूजी की गोद से भाग पड़ता है और अपने दल के साथियों के साथ मिलकर तमाशा करने लग जाता है।
तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वहीं रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बतासे मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार, हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। कहने का मतलब ये है कि बच्चे कैसे तमाशे करते थे, कैसे नाटक करते थे, कैसे खेलते थे। उन्हीं के घर के सामने एक चबूतरे का कोना था, वही उनके नाटक का घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वहीं पर वो रंगमंच सजता है। उसी पर सरकंडों के खम्भों पर कागज का एक चंदोवा ताना जाता है और मिठाई की दुकानें लगती है। चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू और पत्तों की पूरी और कचौरी बनाई जाती है। गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनती है। फूटे घड़ों के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती है और ठीकरों के बटखरे बनाए जाते हैं। जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से पैसे बनाए जाते हैं। हम ही लोग खरीदते थे और हम ही लोग दुकानदार बेचने वाले होते थे। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। कहते हैं बाबूजी भी, हमारे पिताजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दियासलाई की पेटियों के किवाड़, दातून के खंभे बनते थे और दियासलाई की पेटियों के किवाड़ बनते थे। घड़े के मुहड़ की चूल्हा चक्की बनती थी। दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी और धूल के पिसान, बालों की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते। ज्योनार मतलब भोज या दावत बनाते। हम ही लोग ज्योनार करते, हम ही भोजन करते, हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी, दावत बैठती थी। जब पंक्ति बैठती तब बाबूजी धीरे धीरे से आकर पंक्ति के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते। घरौंदा मतलब छोटा सामियाना मिट्टी का घर होता था। घरौंदा बच्चों के द्वारा बनाया जाने वाला मिट्टी का छोटा घर, जिसको घरौंदा कहा जाता है। और जैसे ही लेखक के पिताजी पंक्ति के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे तो बच्चे उन बाबूजी को देखकर हंसकर घरौंदे को तोड़कर बिगाड़कर भाग जाते हैं। वे भी हंसते हंसते लोटपुट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कहने का मतलब है थोड़ी देर मिठाई की दुकानें बढ़ाकर घरौंदे बनाए जाते हैं, मिट्टी के घर बनते हैं, धूल की मेड़ दीवार बनती है। धूल की जो मेड़ होती है, खेतों के बीच में मेड़, वो दीवार बनती है। घास के तिनकों का छप्पर बनाया जाता है। नीम के दातून के खंभे बनते हैं। दियासलाई की पेटियों के किवाड़, दियासलाई माचिस की जो पेटी होती है ना, कागज, उससे किवाड़ बनाए जाते हैं। घड़े के मुहड़ों की चूल्हा और घड़ों के जो मुँह होते हैं उनसे चूल्हे चक्की बनते हैं। जो दीपक होते हैं, दीपक दिए, उनसे कढ़ाई बनाई जाती है। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी भी बनती थी। पानी का घी, धूल के पिसान बनाए जाते थे। बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार मतलब बालू की चीनी बनती थी। इस प्रकार हम लोगों का भोजन तैयार होता, दावत तैयार होती। हम ही लोग दावत करते थे, भोज करते थे और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी, दावत बैठती थी। जब बैठ जाती मतलब पंगत या ना लोग बैठ जाते, तब बाबूजी धीरे से आकर हमारी पंक्ति के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते हैं। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदे अपने घरों को तोड़ फोड़ कर भाग जाते। वे भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा मेरी भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चौहेदानी की पालकी बनती। हम संबंधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से गिरे, गोबर से लेपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलियों का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर
उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उगाड़कर, ओहार का मतलब तो घूंघट है, ओहार उगाड़कर दुल्हन का मुख निरखने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। कहने का मतलब है कभी कभी हम लोग बारात वाला खेल भी खेलते थे। एक जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बनाया जाता था। अमोले को घिसकर शहनाई, अमोले आम का उगता हुआ पौधा, अमोला होता है आम का उगता हुआ पौधा है, उसको घिसकर शहनाई बनाई जाती थी। टूटी हुई चौहेदानी की पालकी बनती थी और हम ही संबंधी बन जाते थे, रिश्तेदार बन जाते थे। घोड़ी की जगह बकरे को काम में लेते थे और उस पर चढ़कर बिंदोरी निकालते ना घोड़ी पर, उसकी जगह उन्होंने बकरे को, घोड़ी किसकी बनती थी? बकरे की। और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाती थी। उन्हीं के घर के जो चबूतरा था, चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पर जाकर दरवाजे लगती थी, तोरण मारती थी। वहाँ काठ की पटरियों से गिरे, देखो वहाँ काठ की पटरियों से गिरे घिरे, गोबर से लिपे और आम और केले की टहनियों से सजे हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा जाता रहता था। कलसा होता ना, कलश रखा होता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटते समय खटोली का लाल ओहार डालकर, खटोली का लाल ओहार एवं घूंघट डालकर उसमें दुल्हन को बैठा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हन के घूंघट को उगाड़ कर दुल्हन का मुख देखने लगते तो ये हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुड़ जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बंटी हुई पतली रस्सी, एक बार तो राधा बनकर देखो मेरी सावरिया। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बंटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। दो लड़के बेल बनकर मोड़ खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा बनता। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते। अब देखो कहने का मतलब है थोड़ी देर बाद में लड़के क्या करते हैं, एक लड़के समूह में जुड़ते हैं और एक राय में काम करते हैं। ये सोचते हैं कि अब खेती करें। तो चबूतरे के एक छोर पर गिरनी गाड़ दी जाती है और कुआं बनता है और नीचे की गली को कुआं बनाया जाता है। मूंज की बंटी हुई पतली रस्सी से चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता है। चुक्कड़ होता है, चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर, जो गराड़ी होती है ना भूण, उस पर चढ़ाकर लटका दिया जाता है। दो लड़के बेल बनते हैं और मोट खींचने लगते हैं। मोट कहते हैं चरस को खींचने लगते हैं। चबूतरा खेत बनता है और चबूतरे को खेत बनाया जाता है। कंकड़ होते हैं, कंकड़ पत्थर वो बीज होते हैं। ठेंगा हल जुआठा बनता है। बड़ी मेहनत से खेतों को जोतते हैं, बोते हैं और खेतों को समतल करते हैं। इस प्रकार से फसल तैयार होने में देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते हैं और काटते समय गाते, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। कि ऊंच नीच में बनी कियारियाँ बनाई है और जो उपजी सो वही हमारी, जो उपज हुई है वो हमारी है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए तराजू पर तोल कर राशि तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही? बोला नाथ। देखो फसल को पैरों से कुचलते थे, रौंदते थे। उसके बाद में कसोरे का एक, मतलब मिट्टी का एक सूप बनता था। छाजला बोलते, छायला बनाया जाता था। ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते, इस साल की खेती कैसी रही? बोला ना। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोई भी कुछ देर ठिठक कर
हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। और कहने का मतलब है हम लोग ऐसे नाटक किया करते थे और बराबर साथ साथ खेला करते थे। रास्ते से जाने वाले कुछ लोग भी हमको देखकर हंसने लग जाते थे, हमारे तमाशों को देखकर हंसने लग जाते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सतु पिसान की मोटरी। कि ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों के झुंडों को देखते तो हम भी कूद कूद कर चिल्लाने लगते और कहते, चलो भैया ददरी सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रेरी में रेरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमारी मेहरी। कहने का मतलब है रेरी में रेरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमारी मेहरी। अरहर, इसका मतलब है कि अरहर में अरहर पुरानी अरहर, डोला के कन्या हमारी मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदे ढीलों से मारा था। उस खुसट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने कि ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकला था, वैसा घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा। कहने का मतलब है, इसको ध्यान से सुनिए, कि अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते थे और कहते, रेरी में रेरी अरहर में अरहर पुरान अरहर, डोला के कन्या हमारी मेरी। मतलब डोला डोला मतलब परतार के साथ हमारी कन्या जा रही है, मेरी बुढ़े के साथ में। ठीक है, तो इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से, पत्थरों से, मिट्टी के ढेले होते हैं उन ढेलों से मारता है। खसूट खबीस की सूरत आज भी लेखक कहता है हमें याद है। न जाने एक कौन सा ऐसा ससुर था जिसने ऐसा जमाई ढूंढ निकाला था। वे उसकी शक्ल घोड़े मुँह जैसे आदमी की शक्ल थी। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी की कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुली घुली गोपी आम चापते थे। कहते हैं कि एक बार क्या होता था, आम की फसलें होती थी और जब खूब आंधी आती तो आम झड़ जाते थे और आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ते और वहाँ से चुन चुन कर घुले घुले साफ साफ गोपी आम चापते। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। कहने का मतलब है, एक दिन की लेखक बता रहा है कि बहुत तेज आंधी आती है, पट पड़ जाती है और आकाश काले बादलों से पूरी तरह से ढक जाता है। मेघ गरजने लगते हैं, बिजली कौंधने लगती है, ठंडी हवा जल्दी जल्दी चलने लगती है, पेड़ झूमने लगते हैं और पेड़ इतने झूमते हैं कि वो ज़मीन को भी छूने लगते हैं। और हम लोग चिल्लाते हैं कि एक पैसा लाई, बाजार में छितराई, बरखा उतरे बिलाई। लेकिन बरखा मतलब बरसात रुकती नहीं है और भी मूसलाधार पानी होने लगता है। बरसात और ज़्यादा तेज़ होती है। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सटे हुए हैं, कि हम पेड़ों की जड़ों से धड़ से सटे हुए हैं। जैसे कुर्ते के कान में अंटाई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं थम गई। तो लेखक कहता है बरसात रुकती नहीं है और बरसात और ज़्यादा तेज़ होने लगती है। तो हम लोग पेड़ों की जड़ों से सट जाते हैं, चिपक जाते हैं। जिस प्रकार कुत्ते के कान में अंटाई चिपक जाती है। अंटाई कहते हैं बुग को। किसको कहते हैं? बुग जानवर होता है, एक बुग कीट होता है, कीट। मगर बरखा जमी नहीं। बरखा क्या करती है? बरसात जमती नहीं है और थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों ने बेजू बड़ा दीठ था। कहने का मतलब है, जैसे बरसात बंद हुई तो बाग में बहुत से बिच्छू निकल आए। हम लोग डर कर भागने लगे और हम लोगों में बेजू नाम का जो लड़का था बड़ा डीठ था। स्यों की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। कहने का मतलब है,
उनमें एक मूसन तिवारी नाम का बच्चा है, वो भी मिल जाता है। बेचारे बूढ़े आदमी को कुछ कम दिखाई देता है और उसको चिढ़ाता है कि बूढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बूढ़ा है बेईमान और चोखा करेला मांगता है। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर, आंधी हो चले घर की ओर भाग आते हैं। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े और बेजू तो 9-2-11 हो गया और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर। लिखने का मतलब है कि जब हम लोग मिल न सके तो तिवारी जी क्या करते हैं, बच्चों को, स्कूल के दूसरे बच्चों को, बेजू और भोलानाथ को ढूंढने के लिए सीधे पाठशाला में जाते हैं और वहाँ से हमको मेरे को और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट के रूप में भेजे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही जो लड़के थे वो चारों हमारे घर पर आ जाते हैं और हमको उठाकर ले जाते हैं। बेजू तो 9-2-11 हो जाता है और मैं पकड़ा जाता हूँ। गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, मेरे से बहुत सूचना ली। बाबूजी ने यह हाल सुना और वे दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। हम पर दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिचोरी करके हमें कर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और वे जोर जोर से नाचते और गाते थे। देखो बाबूजी ने यह हाल सुना और कौन सा हाल कि भाई गुरुजी ने बच्चों को डांटा है, फटकारा है। तो ये बात सुनते ही वो स्कूल में चले जाते हैं, गोद में उठाते हैं, उसको पुचकारते, पहलाते फुसलाते हैं। प्यार करने से, दुलारने से वो चुप नहीं होते हैं और रोता रोता कंधे पर चढ़ जाता है और कंधे को आंसू से तर कर देता है गुरुजी की चिचोरी करके। मतलब दीनता की विनती, गुरुजी की विनती करके हम घर ले चले। गुरुजी से विनती की प्रार्थना की कि अभी मैं इस बच्चे को घर ले जाऊंगा और वो लेकर का पिता उसको घर ले आता है। रास्ते में फिर मेरे साथी लड़कों का झुंड मिला और वे जोर जोर से नाचते गाते थे। माई पकाई गरर पुआ, हम खाए बे पुआ, ना खेलब जुआ। कि माँ ने गरर गरर पोए बनाए हैं और हम पोए खाएंगे, अब ना खेलब जुआ। अब हम जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या हुआ, हमारा रोना धोना भूल गया। मैं रोने धोने की बात भूल जाता हूँ। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। कि मैं उन लड़कों के साथ में हो जाता हूँ जो लड़के राग गा रहे थे, तान गा रहे थे, सुर अलाप रहे थे, मैं भी उन सुर को अलापने लग जाता हूँ। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े और सामने मकई का खेत था उसमें घुस जाते हैं। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लग जाते हैं पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। कहने का मतलब है कि सामने मकई का खेत था। सब लड़के चिड़ियों के झुंड को देखकर उस चिड़ियों के झुंड को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं लेकिन एक भी चिड़िया उनके हाथ नहीं लगती है। और लेखक कहता मैं तो अलग ही खड़ा खड़ा गा रहा था, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी हमारे गांव के कई आदमी तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते कि चिड़िया की चाहे जान चली जाए, लड़के इन चिड़ियों को खिलौना ही समझते हैं। लड़के और बंदर दूसरों की पीर को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। मतलब एक टीला है ऊंचा, उसमें जाकर चूहों के बिल में पानी डालने लगते हैं। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया था। कि चूहे के बिल से अचानक एक सांप निकलता है और गणेश जी का चूहा था, शिव जी का सांप था। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले और उस सांप को देखते ही वो वहाँ से भाग जाते हैं। कोई औंधा गिरता है, कोई अंटाचिट हो जाते हैं, किसी का सिर फूटता है, किसी के दांत टूट जाते हैं, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह शरीर लोहलवान से हो जाता है और पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो जाते हैं। हम एक सुर से
हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा। उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसकी गोद में शरण ली। कहते हैं कि एक साथ दौड़ते हैं, घर में घुस जाते हैं। बाबूजी बैठक के ओसारे बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। बाबूजी बहुत पुकारते हैं, लेकिन मैं उनकी अनसुनी करती सीधा माँ के पास चला जाता हूँ और माँ की गोद में शरण लेता हूँ। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वे जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर उसे चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। कहने का मतलब है, अमानिया चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में जाकर अचानक छिप जाते हैं। मेरे डर से कांपते ही माँ जोर से रो पड़ती है और सब काम को छोड़ देती है और अधीर होकर धैर्य को खो देती है और भय का कारण पूछने लगती कि क्या हो गया तुम्हारे। वो कभी हमारे अंग को भर भर कर दबाती है और कभी अंगों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती है। बड़े संकट में पड़ जाती है मम्मी या मैया। झटपट हल्दी पीस कर हमारे गाँव पर थोपी गई और घर में कोहरा मच गया। हम केवल धीमे सुर से सौ कहते हुए मैया की आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आँखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़ आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति की चंदों की छाया न छोड़ी। कहते हैं कि माँ जल्दी हल्दी को पीस कर मेरे गाँव पर लगाती है और पूरे घर में शोर शराबा मच जाता है और मैं केवल धीमे स्वर में या सुर में सैं मैया के आंचल में छिपा कर रहा था और सारा शरीर थर थर कांप रहा था और रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाह रहा था मगर खुल नहीं पा रही थी। हमारे कांपते होठों को मैया बार बार निहार कर रोती हुई बड़े लाड प्यार से हमें गले लगा लेती है। इसी समय बाबूजी दौड़कर आते हैं और झट से मैया की गोद से लेकर मेरे को अपनी गोद में ले लेते हैं, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति की चंदोई की छाया न छोड़ी।